दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, निमी असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे। अब तक लगभग 20 से 21 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनके सवाल आते हैं। और ITI एग्ज़ाम तो पूरे बनते ही इन्हीं से हैं। यदि आप ITI कर रहे हैं तब भी इन क्वेश्चंस को देखें, आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल सकता है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। दोस्तों, अब तक हम लगभग 225 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 226 से नेक्स्ट आगे सभी क्वेश्चन को, जो कि पावर ट्रांसमिशन और सर्किट ब्रेकर पर आधारित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आपसे हम काफ़ी उम्मीद करते हैं शेयर करने की। चैनल का कंटेंट दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 226, 226 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ओवरहेड लाइंस में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, क्रॉस आर्म ओवरहेड लाइन में इसलिए लगाती है क्योंकि हम उसी पर इंसुलेटर लगाते हैं। जैसे ये पोल है तो पोल के ऊपर क्रॉस आर्म लगाया है, इस क्रॉस आर्म के ऊपर ही हम इंसुलेटर लगाते हैं और इंसुलेटर के ऊपर हमारे तार लगाए जाते हैं। डी उत्तर सही रहेगा। होल्डिंग द इंसुलेटर वेयर द कंडक्टर आर फास्टेस्ट, यानी इंसुलेटर को होल्ड करना जहाँ चालकों को बांधा जाना है। दोस्तों, आगे सवाल पूछा कि अंडरग्राउंड केबल की अपेक्षा ओवरहेड लाइन का फ़ायदा क्या है? ओवरहेड लाइन का फ़ायदा पूछा, ध्यान से समझिएगा। पब्लिक सेफ्टी इज़ मोर, ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेफ्टी केबल में ज़्यादा होती है। फॉल्ट कैन बी लोकेटेड ईजिली, ये बिल्कुल सही है। दोष की पहचान करना, दोष को आसानी से पता लगा सकते हैं ओवरहेड लाइनों में, जबकि अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए फिर हमें वो मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। और ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस तो बिल्कुल इसमें होता है, ये भी है। और नॉट लाइबल टू हैजर्ड फ्रॉम लाइटिंग, तड़ित चालक से कोई इसमें खतरा नहीं, तो ये होता है खतरा। यानी ए सी और डी जो है ये तो इसके नुकसान है एक तरह से, फ़ायदा जो है वो बी है। बी उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल 228वां। और अब दोस्तों पैरेलल चलाएंगे। 28 और 30 दोनों आपकी स्क्रीन पर है, तो मैं आपको दोनों एक साथ करवा दूंगा। 228 कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? यानी ट्रांसमिशन की वोल्टेज है, उसको हम कहाँ तक स्टेप डाउन करेंगे ताकि कंज्यूमर को दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आएगा। डी उत्तर होगा कि नहीं? बहुत साधारण सा है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 11 kV को 415 वोल्ट या 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। और यहीं से हम साथ में 230 नंबर को भी कर लेते हैं। 230 नंबर कह रहा है कि जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम कोर चालकों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाएगा? यानी एल्यूमिनियम के चालक है जिनको हमने जॉइंट को लगाया है, तो वहाँ पर हमें स्पार्किंग को कैसे? स्पार्किंग दोस्तों तभी होती है जब जॉइंट लूज होता है, बस सीधी सी बात है। यदि हमारा जो बाइंडिंग टर्न होता है, बाइंडिंग का मतलब बांधना होता है, बांधी जाने वाली तार का टर्न बिल्कुल प्रॉपर टाइट हमने अगर लगा रखा है, कहीं पर स्पार्किंग की कोई संभावना ही नहीं होगी। नेक्स्ट 229 और 231 एक साथ करवाएंगे दोस्तों। 229 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछ रहा है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? ये हिंदी में थोड़ा सा सवाल गलत पूछा है। ये कह रहा है कि डिस्क इंसुलेटर की एक डिस्क यदि क्षतिग्रस्त हो जाए, स्ट्रिंग इंसुलेटर का मतलब होता है उसमें अनेक डिस्क सीरीज में होती है, राइट। और अगर एक डिस्क डैमेज हो जाती है तो फिर वो डिस्क अपना काम नहीं करेगी, ठीक है। ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन। जो डिस्क क्षतिग्रस्त हो गई है वो फंक्शन नहीं दे पाएगी हमें, बाकी सभी अपना फंक्शन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर से 231 नंबर को लेते हैं दोस्तों। वो पूछ रहा है आपसे ओवरहेड चालकों में स्किन इफेक्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा यदि चालक का व्यास 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो? भाई 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो मतलब इतना पतला हमने ले रखा है, ठीक है ना। तो पतला चालक जितना होता है उसमें स्किन इफेक्ट उतना ही कम होता है। ए ऑप्शन के साथ हम जानना चाहेंगे कि त्वचा प्रभाव
नगण्य के बराबर हो जाते हैं, न के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, क्योंकि बी तो कह रहा है बढ़ जाएगा, देखो व्यास घटने से तो घटेगा ना। सी कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और ये कह रहा है आधे मान तक घट जाता है, तो ये थोड़ा सा हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना कि अगर इतना पतला चालक है तो नगण्य नहीं हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ ही हमें इसमें जाना है। और ये 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सर्किट ब्रेकर और रिले से संबंधित शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं। लीकेज करंट की प्रोटेक्शन के लिए हम किसको लगाते हैं, माय डियर ELC भी आ जाएगा। बहुत ही साधारण सा है ना। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है वो इसके लिए काम में लेंगे। 233 नंबर कह रहा है पावर कट ऑफ होने के बाद भी कौन सी रिले अपने सर्किट को बनाए रख सकती है। दोस्तों इसको बोलते हैं लैच रिले, पूरा नाम लैचिंग रिले भी बोल सकते हो। यानी अगर सप्लाई चली गई और इस रिले के कॉन्टेक्ट, मान लीजिए रिले पिकअप थी और इस रिले का जो NO था वो NO ही रहेगा और NC जो था वो NC ही रहेगा। इसी तरह से इस रिले में ड्रॉप को कंडीशंस में भी होती है। अगर पिकअप नहीं है, सप्लाई चली गई, तो NO है वो NO ही रहेगा और NC जो है वो NC रहेगा। यानी ये इस तरह की रिले होती है कि केवल और केवल पल्स देने से ही ऑपरेट होती है, अदरवाइज़ ये अपने कॉन्टैक्टों को होल्ड करने में सक्षम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। 234 नंबर कह रहा है कि आपको एक सर्किट ब्रेकर दिखाया गया, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। पहचान ये होती है कि यहाँ देखो ये एयर चैम्बर बने हुए हैं, जहाँ से कॉन्टैक्ट जो है ना ये एयर चैम्बर होता है। यहाँ से प्रेशराइज्ड एयर आएगी तो ये कॉन्टैक्ट इसके मेक और ब्रेक होंगे। देखो ये कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखना। तो बी उत्तर कर देना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। आगे दोस्तों पूछा है कि सर्किट ब्रेकर का रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होता है। रप्चरिंग कैपेसिटी चाहे सर्किट ब्रेकर की हो चाहे फ्यूज की हो, वो MVA में ही होती है। सी उत्तर आएगा मेगा वोल्ट एम्पियर में। क्या होती है रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वह है अधिकतम शक्ति जिसे एक सर्किट ब्रेकर दोषयुक्त स्थिति में सहन कर जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से आपको 238 39 चलो बाद में करवा देंगे, लास्ट में लेते हैं। 236 नंबर, सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों पिकअप वोल्टेज का मतलब होता है वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर रिले ने काम करना स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, रिले के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमें डी उत्तर करना है, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। ठीक है, यानी वह वोल्टेज जिस पर रिले काम करना स्टार्ट कर दे। जैसे रिले की 24 वोल्ट की कोई रिले है मान लो, तो 24 वोल्ट या इससे ऊपर जब भी वोल्टेज इस रिले को मिलेगा तो ये पिकअप होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो 24 वोल्ट ये मिनिमम वोल्टेज है जहाँ रिले काम करना शुरू करेगा। 24 से नीचे अगर वोल्टेज होगी तो रिले काम नहीं करेगा। 237 आपकी स्क्रीन पर है कि पावर ट्रांसफार्मर बकोल्ज रिले का काम क्या है। बकोल्ज रिले तो आपने नाम सुना ही है, ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो। और दोस्तों अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो MCB से पूछा जा रहा है। ऐप में मैंने पूरी डिटेल से सभी सीरीज बताई थी MCB की, आपको भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों हीटिंग एलिमेंट वाले जितने भी उपकरण होते हैं ना, ध्यान रखना उनमें L सीरीज होती है, बस सीधा याद रख लो। जैसे ओवन हो गया, गीज़र हो गया, इन सब में L सीरीज लगेगी। G श्रेणी जो होती है ना, ये मोटराइज कंडीशन वालों में होती है। जैसे हमारा AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, अभी C उत्तर सही होगा हमारा यहाँ पर। G श्रेणी की MCB जो है वो AC के लिए लगती है। अगला सवाल है AC/DC दोनों पर किस प्रकार की रिले काम में ले सकते हैं। तो वो आएगी इम्पल्स रिले, आवेग रिले बोलते हैं इसको। ठीक है, और अपना इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 240 नंबर कह रहा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों घरेलू सिस्टम में तो हम सब जानते हैं कि MCB ही सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, है ना, MCB आएगा। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ट्रिप कॉइल जो होती है ना, ये रिमोट ऑपरेशन के लिए होती है। रिमोट ऑपरेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक फॉल्ट आता है तो ट्रिप हो जाए। ठीक है, और ये ट्रिप कॉइल ज़्यादातर DC ऑपरेटेड होती है, ध्यान रखना, DC से परिचालित होती है कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल होती है। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है
कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का काम क्या है। देखो दोस्तों, ब्रेकिंग ऑपरेशन यानी सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करना है और उसकी एक रिले लगी हुई है। तो दोस्तों वो रिले सर्किट ब्रेकर में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिक उसे ट्रिप कराती है, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बता ही दिया था आपको, ट्रिप कॉइल का पूछा है, यानी जब भी कोई दोष आता है तो सर्किट ब्रेकर को अपने आप ट्रिप करना इसका काम होता है। आगे देखो, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया टेस्ट बटन ईएलसीबी में परमानेंट रूप से बंद किया गया है तो इसका क्या प्रभाव होगा। यानी हमें क्या किया है, ईएलसीबी का डायग्राम दिखाया देखो, और ये जो एक्स से चिन्हित किया हुआ होता है ना, ये होता है टेस्ट बटन। दोस्तों जब भी ये जनरली क्या एनओ होता है, तो जब भी हमें टेस्ट करना होता है तो इसको प्रेस करेंगे, पुश बटन होता है एक तरह से। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एनसी बन जाता है। एनसी होने से क्या होता है कि ये जो ईएलसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। हमें पता लग गया कि बिल्कुल हमारा ये इसलिए होता है ईएलसीबी सही काम कर रहा है या नहीं। मान लो घर में 2 महीने से फॉल्ट नहीं आया, तो अब हमें क्या पता ईएलसीबी काम नहीं कर रही कि फॉल्ट नहीं आया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा ईएलसीबी तो सही काम कर रहा होता है क्या। तो जब हम इस टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ हमारा ईएलसीबी सही काम कर रहा है, घर में कोई फॉल्ट आए नहीं है। अब यदि ये बटन परमानेंट रूप से लगा रहेगा तो रिले ट्रिप ही रहेगा, काम ही नहीं करने देगा रिले, आगे सप्लाई बढ़ने नहीं देगा। सर्किट स्विच ऑफ कम्प्लीटली, इससे जुड़ा हुआ जो सर्किट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा। अगला दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, एयर सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है। अब ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है, ये यूँ कह रहा है रुक रुक कर ट्रिप होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो थोड़ी टाइम बाद ट्रिप हो जाता है। फिर से हमने देखा कोई फॉल्ट नहीं मिला, ठीक है, रीसेट किया सब कुछ, फिर चलाया चल गया, लेकिन थोड़ी टाइम बाद फिर ट्रिप हो गया। दोस्तों ऐसा जब भी होता है तो वो उसकी रिले की गलत सेटिंग के कारण होता है। सर्किट ब्रेकर में जो रिले लगी हुई है उसकी सेटिंग अगर गलत होगी तो बिना किसी फॉल्ट के भी वो ट्रिप हो जाएगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि यदि तेल बहुत गर्म पाया जाता है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में दोष क्या है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का तेल अगर गर्म हो रहा है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो चुकी है, इंसुलेशन वीक हो चुका है, हमें ऑयल को बदल देना चाहिए। जनरली ये माना जाता है कि 50% शॉर्ट सर्किट पर दोस्तों 20 ऑपरेशन के बाद और 100% करंट पर शॉर्ट सर्किट के 4 ऑपरेशन के बाद सर्किट ब्रेकर के तेल को बदल देना चाहिए, ज़्यादा हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड 246 नंबर सवाल, 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो इससे क्या होगा। दोस्तों फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होने का मतलब है इंसुलेशन फेलियर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा, इंसुलेशन फेलियर, यानी फेज से ग्राउंड जो है वो इंसुलेशन फेल हो गया। बस दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन और सेकेंड ईयर की असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यानी 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जितने भी और असाइनमेंट्स बची हुई है जल्दी आपको कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ठीक होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपसे उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों को।